नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम संविधान संशोधन में बात करेंगे 31वें संविधान संशोधन से लेकर 40वें संविधान संशोधन के बारे में। लेक्चर 9 है यह हमारी सीरीज़ का और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के बारे में। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया और लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। तो ये प्रमुख था। 32वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा क्या किया गया, तो इसके तहत जो है आर्टिकल 371 में संशोधन किया गया। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 371 में ABCD करके कुछ आर्टिकल बनाए गए हैं, जिसमें कि कुछ विशेष राज्यों को विशेष प्रावधान के तहत प्रावधान दिए गए हैं। तो इसी प्रकार आर्टिकल 371 मतलब D में जोड़ा गया और इसमें आंध्र प्रदेश के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। 33वें संविधान संशोधन की अगर बात करें 1974 में आया था और यहाँ पर संसद या विधानसभा के अध्यक्ष सभापति द्वारा किसी सदस्य के इस्तीफे को मंजूर करने की व्यवस्था दी गई। एक्चुअल में हुआ क्या था कि यह संशोधन जो था मुख्य रूप से गुजरात में हुई घटनाओं का परिणाम था। वहां विधानसभा के सदस्यों को बलपूर्वक तथा डरा धमकाकर विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 101 और 190 में यथोचित संशोधन किए गए। संशोधित अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्पीकर तभी स्वीकार करेगा यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया हो। यदि उसे विश्वास हो जाए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं है या धमकी के कारण दिया गया है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से प्रावधान जोड़ा गया। मूल अनुच्छेद के अनुसार ऐसे त्यागपत्र स्पीकर को दिए जाने पर स्वतः प्रभावी हो जाते थे। ठीक है, पहले जैसे ही इस संशोधन के पहले क्या था, त्यागपत्र स्पीकर को दिए जाने पर स्वतः एक्टिव हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। ठीक है, ताकि प्रवंचना या धोखे से बचा जा सके। 34वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित अनेक सुधार अधिनियमों को सम्मिलित किया गया। इन अधिनियमों को मिलाकर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित और अधिनियमों की कुल संख्या 86 हो गई। ठीक है, तो 34 अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, तो मुख्य रूप से 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों के जो भू सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम थे उनको शामिल किया गया था, जिसको लैंड टेन्योर कहते हैं। चलिए, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। हालांकि बाद में इसका हालांकि कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर भी हम पढ़ते हैं। जो सिक्किम था भारत का राज्य नहीं था पहले, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त करते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सहयोगी राज्य बनाया गया था और भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यह संशोधन जो है सिक्किम विधानसभा जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया था। सिक्किम विधानसभा ने एकमत से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार से यह निवेदन किया था कि वह सिक्किम की जनता को भारतीय संसदीय संस्थाओं में भाग लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसे कार्यान्वित करने के लिए संसद ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा और अनुच्छेद 80 और 81 में यथोचित संशोधन किया और अनुच्छेद 2A द्वारा सिक्किम भारत का एक सह राज्य दैट मीन एसोसिएट स्टेट बना दिया और अनुच्छेद 80 और 81 में संशोधन करके एक भारतीय संसद के दोनों सदनों में सिक्किम विधानसभा के एक एक प्रतिनिधि भेजने का भी उपबंध किया गया। संविधान में इसके लिए क्या किया गया, हम पढ़ चुके हैं, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। हालांकि बाद में सहयोगी राज्य नहीं बल्कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह हमें बहुत मुख्य रूप से याद रखना है कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। प्रथम अनुसूची में संशोधन कर सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया और चतुर्थ अनुसूची में
संशोधन करके सिक्किम को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। सिक्किम से एक प्रतिनिधि लोकसभा में और राज्यसभा में भेजे जाने का उपबंध किया गया। इसके द्वारा 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए प्रावधानों थे उनको लुप्त कर दिया गया। इस संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा? 371 च जोड़ा, जिसमें सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया था और विशेष प्रावधानों में से राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान प्रमुख थे। संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई, क्योंकि अब वो भारत का राज्य बन गया था। 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की बात करें तो इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन किया गया और अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। 38 संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को काफी प्रभावित किया था। तो मुख्य रूप से क्या किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैरवाद योग्य घोषित कर दिया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैरवाद योग्य घोषित और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुच्छेद, यदि हम इसको मुख्य रूप से समझे तो इस संशोधन के उद्देश्य क्या थे? अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान के प्रश्न को अवाद योग्य, दैट मीन गैर वाद योग्य बनाना था। इसके लिए अनुच्छेद 352 में 2 खंड 4 और 5, अनुच्छेद 356 में एक नया खंड 5 और अनुच्छेद 359 में खंड A और अनुच्छेद 360 में एक नया खंड 5 जोड़ा गया। खंड 4 यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत विभिन्न आधारों पर भिन्न घोषणाएं करने की शक्ति भी शामिल है, चाहे खंड 1 के अधीन पहले से ही घोषणा प्रवर्तन में हो या नहीं हो। खंड 5 में उपबंधित किया गया कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड 1 और 3 में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 123 और 213 तथा हम जानते हैं 123 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। तो इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 123 और 213 द्वारा तथा 239B में संशोधन करके राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के मामले में उनके समाधान के प्रश्न को नॉन जस्टिसेबल घोषित कर दिया गया, दैट मीन गैर वाद योग्य घोषित कर दिया। इसके लिए उक्त अनुबंधों में एक नया खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें उपबंध किया गया है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड 1 में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और उसे किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करते हुए विधि मंत्री ने कहा कि यद्यपि इन अनुच्छेदों की भाषा से स्पष्ट है कि मामले में राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए और प्रशासक के लिए जो यूटी का होता है का वैयक्तिक समाधान ही अंतिम है और संविधान निर्माताओं की भी यही इच्छा थी, किंतु इस विषय पर न्यायालयों में अनेक मुकदमे चल रहे हैं जिससे तर्क प्रस्तुत किए गए कि प्रश्न न्यायालयों के लिए विचारणीय है। ऐसी स्थिति में संदेह को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे 38वें संविधान का मूल उद्देश्य क्या था। आइए बढ़ते हैं आगे, 39वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, तो इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय की आधिकारिकता से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ऐसे विवादों की सुनवाई क्या हुआ, संसद की विधि द्वारा स्थापित एक जन समिति, एक फोरम द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। और इस संशोधन द्वारा नवम अनुसूची में भी कहीं संशोधन किए गए। कुल मिलाकर 17 केंद्रीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों को इसमें शामिल कर इन्हें न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया, जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1974, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का अधिनियम 1971 प्रमुख थे। ठीक है, हालांकि संशोधन को जो है संविधान संशोधन द्वारा 44वें द्वारा 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो इसको याद रखना है। चलिए 40वें संविधान संशोधन की हम बात करते हैं। तो इस संसद को समुद्री जल महाद्वीपीय मग्न तट
जिसको हम कंटिनेंटल शेल्फ बोल सकते हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र दैट मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और भारत के समुद्री जनों की सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की, समुद्री जन नहीं है एक्चुअल में, जोन है, ओके, समुद्री जोनों की सीमाओं के समय समय पर निर्धारण की शक्ति दी गई। ज्यादातर भू सुधार से संबंधित 64 और अन्य केंद्र और राज्य विधियों को 9वीं सूची में शामिल किया गया। तो हमें याद रखना है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था। तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा 64 नए केंद्रीय और राज्य के भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया गया। और इस संशोधन के बाद 9वीं अनुसूची में अधिनियमों की कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या हो गई 188। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 297 को भी संशोधित किया गया। संशोधित अनुच्छेद 297 द्वारा संसद को पावर दिया गया, तो ये हमें याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो है 31 से लेकर 40 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की चर्चा कर ली है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जब आएगा 42, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42 को हम समझेंगे, क्रम से समझ रहे हैं यहाँ पर। तो आप बताइएगा कि हमारी ये सीरीज जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर लाए हैं कैसी लग रही है, और आपके इसके लिए हमारे लिए क्या सजेशन है। सो गाइज, बस इतना ही कहना चाहेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।